हेलो स्टूडेंट, आप सभी को पता है मैंने आपको ये बताया था कि जो पराग कोश भाग है यानी कि जो नर युग्मक वाला नर जननांग की संरचना होती है वो दो भागों से मिलकर के बनी होती है। एक भाग होता है जिसे हम पुतंतु या हम तंतु कहते हैं, फिलामेंट का भाग होगा, ये पतला सा जो भाग था, ठीक है। और दूसरा भाग ये जो बड़ा वाला भाग है इसे हम कहते हैं पराग कोश। पराग कोश यानी कि इस भाग को हम क्या कहेंगे, एंथर कहते हैं। अब अगर आप एंथर को देखते हो और इसकी अनुप्रस्थ काट करते हो तो आपको क्या नजर आता है, ये जो अनुप्रस्थ काट करने पर आप देखते हो कि जो परागकोश होगा वो द्विपालिक होता है, अर्थात दो पालियों से मिलकर के बना होता है। और ये जो दोनों की दोनों पालियां होंगी इसमें वो आपको कुछ इस तरीके से नजर आती है, कुछ इस तरीके से आपको क्या दिखाई देगी, इसकी द्विपालिक संरचना दिखाई देती है, ठीक है। ये दो पालियों से बनी संरचना इस तरीके से होगी, ये दो पालियां आपको इस तरीके से कुछ दिखाई देगी, ठीक है। प्रत्येक पाली में आप देखोगे कि इसमें कितने कोष्ठ प्रेजेंट होते हैं, 4 कोष्ठ प्रेजेंट होते हैं। ये इस तरीके से क्या होंगे, 4 कोष्ठ प्रेजेंट होते हैं। प्रत्येक पाली में दो दो होते हैं, यानी कि एक अगर हम किसके पराग कोश की बात करते हैं तो एक पराग कोश में क्या होंगी, 4 लघु बीजाणु धानियां पाई जाती है, ठीक है, बीजाणु धानी पाई जाती है, ठीक है। और ये बीजाणुधानी वही संरचना है, वही स्थान है जहां पर किसका निर्माण होगा, इसके अंदर लघु बीजाणु का निर्माण होता है, ठीक है। ये क्या होता है, यहाँ पर लघु बीजाणु का निर्माण होता है। और ये लघु बीजाणु वो संरचना होगी जो आगे चल करके क्या होगी, जब ये परिपक्व होती है ये आगे चल करके पराग कण यानी कि पोलन ग्रेन का निर्माण करेगी। और फिर आगे चल करके ये जो परागकण वाली संरचना होती है ये किसका निर्माण करेंगे, नर युग्मक का निर्माण करते हैं। तो आपने यहाँ पर पूरी क्रिया को पढ़ना है कि किस तरीके से यहाँ पर लघु बीजाणुधानी के अंतर्गत ये लघु बीजाणु का निर्माण होगा, ये लघु बीजाणु किस तरीके से परागकण में परिवर्तित होता है और परागकण से किस तरीके से यहाँ पर नर युग्मक का निर्माण होगा। तो ये पूरी प्रोसेस जो आप पढ़ोगे वो हम इसी क्लासेस में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। इतनी बात हमने पढ़ी थी। अब मैं आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि पराग कोश का अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ पर बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि नामांकित चित्र आपको बनाना होता है एक पराग कोश का। जब आप एक पराग कोश की संरचना को देखते हो तो आप देखोगे कि इसकी लघु बीजाणु के चारों ओर, इस लघु बीजाणु के चारों ओर क्या होती है, कुछ परतें स्थित होती है। लघु बीजाणु के चारों ओर टोटल 4 परत प्रेजेंट होती है। कितनी परत होती है, 4 परतों से ढका हुआ रहता है आपकी लघु बीजाणुधानी, ठीक है। अब इन परतों की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले जो यहाँ पर लघु बीजाणु से चिपकी वाली यानी कि उससे सटी हुई जो परत होती है, ये जो आपको परत नजर आएगी इसी तरीके से इस लघु बीजाणु के चारों ओर भी होगी, ठीक इस तरीके से इसके भी होगी और यहाँ पर क्या होगी, इनके भी होगी। ये जो ठीक लघु बीजाणु से सटी हुई परत होती है इस परत को हम क्या कहेंगे, टैपिटम कहते हैं। क्या कहेंगे, सबसे आंतरिक परत को हम क्या कहेंगे, टैपिटम कहते हैं, ठीक है। टैपिटम के बाद एक और परत आती है, टैपिटम के बाद जो परत आती है ये इस तरीके से जो परत आएगी इस परत को हम क्या कहेंगे, ये कहलाती है मध्य परत। ये क्या कहलाएगी, आपकी मध्य परत कहलाती है, ठीक है। फिर मध्य परत के ठीक ऊपर यहाँ पर एक और परत होती है जिसे आप क्या कहते हो, अंतःस्थिसियस। क्या कहोगे इसको, अंतःस्थिसियस कहते हो, ठीक है। ये जो परत होगी इस परत को क्या कहोगे, अंतःस्थिसियस, अंतःस्थिसियस, ठीक है, क्लियर। और सबसे बाहर यहाँ पर एक और परत स्थित होती है, इस तरीके से यहाँ पर ये जो बाहरी परत होगी सबसे बाहर, इस परत को हम क्या कहेंगे, बाह्य परत कहते हैं। सबसे बाहर स्थित परत क्या होंगी, बाह्य परत कहलाती है। तो आपको समझ में आ गया, जब आप देखते हो परागकोश 4 परतों से मिलकर बना हुआ है, परागकोश में 4 परतें प्रेजेंट है, कौन कौन सी है, सबसे आंतरिक परत को हम टैपिटम कहेंगे, उसके ठीक ऊपर मध्य परत आती है, मध्य परत के ठीक ऊपर अंतःस्थितियम आएगा और अंतःस्थितियम के सबसे बाहर अगर हम बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं बाह्य परत। इतनी बात क्लियर हुई। 4 परत कौन कौन सी बता दी मैंने आपको, सबसे पहली हमने बताई है बाह्य परत,
बाह्य परत, ठीक है, एपिडर्मिस, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपकी अंतःस्थितियम, अंतःस्थितियस, ठीक है, यानी कि आपका इसको देख लेना, एंडोस्थिथियम, हाँ, एंडो स्थितियम, ठीक है। फिर तीसरी आ जाती है आपकी मध्य परत, तीसरी आ जाएगी मध्य परत, यानी कि ये आपकी आ जाएगी मिडल लेयर, ठीक है। और उसके बाद सबसे अंदर जो परत होती है उस परत को हम क्या कहेंगे, टैपिटम। क्लियर हुई इतनी बात? ये चारों परत को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अंतःस्थिति परत को और किसको याद रखोगे, ठीक है, सबसे बाहर बाह्य परत, फिर उसके अंतःस्थितियस, फिर मध्य परत और लास्ट में टैपिटम भाग होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने परागकोश की चार परत। तो आपका जो डायग्राम बनेगा जब भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। आपको यहाँ पर दिखाना भी, यही पूरी परतें बना करके आप अच्छे से अपने डायग्राम को दिखाओगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये डायग्राम इस तरीके से कुछ बनेगा। ये आपकी परतें है, यहाँ सबसे बाहर जो परत है ये आपकी बाह्य त्वचा कहलाती है, ये बाह्य परत है। फिर उसके अंदर अंतःस्थितियस है, फिर उसके अंदर मध्य परत है, और लास्ट में क्या है आपकी सबसे आंतरिक परत जो होगी वो कहलाती है टैपिटम। और टैपिटम के अंदर जो प्रेजेंट है वहां क्या है, लघु बीजाणुधानी है, और लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या बनेंगे, लघु बीजाणु बनते हैं। इतनी बात क्लियर? अब यहां पर एक क्वेश्चन उठता है आपके लिए कि जो लघु बीजाणु होते हैं, मैंने अभी अभी कहा कि लघु बीजाणु आगे चल करके किस में परिवर्तित होंगे, ये जो लघु बीजाणु है ये नर युग्मक नहीं है, ठीक है, ये आगे चलते हैं और यहाँ पर परिपक्व होकर के ये किसका निर्माण करेंगे, पराग कण का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो जो लघु बीजाणु होंगे ये अपरिपक्व अवस्था होती है, ये अपरिपक्व अवस्था जो होगी ये पोषण प्राप्त करती है, ठीक है, पोषण खाती है, तब जाकर के ये किस में परिवर्तित होगी, पराग कण में परिवर्तित होती है। अब आप सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि आखिर ये लघु बीजाणु को परिपक्व होने के लिए पोषण कौन देता है। तो हमेशा याद रखना, लघु बीजाणुधानी के सबसे जो समीप परत होती है टैपिटम, ये जो टैपिटम होती है ये क्या करेगी, आपके जो लघु बीजाणु होंगे उनको क्या करेगी, पोषण प्रदान करने का काम करती है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि टैपिटम क्या है, एक तरीके का पोषक ऊतक होता है। ये बात कितने बच्चों को क्लियर हो गई कि अगर हम बात करेंगे लघु बीजाणु के पोषण की तो वो किससे पोषण प्राप्त करेगा, टैपिटम परत से, ठीक है। टैपिटम क्या है, पोषण से भरपूर एक परत है जो कि लघु बीजाणु के परिपक्वन में उसकी सहायता करता है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है आप सभी को, ठीक है, सभी को क्लियर है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब आप सभी को यहाँ पर मैं ये बताऊंगी कि आखिर ये परतों का निर्माण कैसे हो रहा है ना, इसके अंदर लघु बीजाणु का निर्माण कैसा है हो रहा है, इसके बारे में अब हम यहाँ पर अपने आज के टॉपिक लघु बीजाणु जनन की क्रिया को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया। अब हमने अभी तक क्या पढ़ा कि परागकोश की जो परतों का निर्माण हो रहा है, लघु बीजाणु के अंदर लघु बीजाणु का निर्माण हो रहा है, आखिर ये हो कैसे रहा है। तो अब उसी निर्माण की क्रिया की, यानी कि लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणु के निर्माण की क्रिया को हम कहते हैं लघु बीजाणु जनन। क्या कहेंगे हम इसको, हम कहेंगे इसको लघु बीजाणु जनन, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब जहां पर भी आपको एक तो ये जनन वर्ड, और इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं ये जेनेसिस वर्ड की, इसका मतलब ही होता है निर्माण करना या बनाना, ठीक है। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं लघु बीजाणु तो माइक्रो लघु बीजाणु का बनना, ठीक है, या फिर माइक्रोस्पोरो कह रहे हैं हम इसको। तो माइक्रोस्पोरो आपने देखा होगा पुष्प के, माइक्रोस्पोरो हम क्यों कहा, क्योंकि आपने जब भी देखा होगा पुष्प में जो परागकण होते हैं पुंकेश्वर भाग के ऊपर आपने देखा होगा हाथ लगा के, तो वो पाउडर नुमा संरचना होती है ना, पाउडर जैसा, आपको पता भी नहीं चलता, आप उसको देख तो पाते हो लेकिन आपको लगता है कि बहुत ही सूक्ष्म संरचना है, इसलिए हमने उसको क्या कहा है, लघु बीजाणु, ठीक है। और लघु बीजाणु जनन बात कर रहे हैं, जनन यानी कि बनना, यानी कि लघु बीजाणु के निर्माण की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं,
क्लियर है सभी को? अब मैं आपको बताती हूँ पहले डेफिनेशन लिख करके कि आखिर लघु बीजाणु जनन होता क्या है। ठीक है, पुष्प के नर जननांग भाग पुंकेसर के पराग कोश में लघु बीजाणु धानी के बीजाणु जनन ऊतक की पराग मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात चार लघु बीजाणु के निर्माण की क्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। लघु बीजाणु जनन कहलाती है। अब यहां पर देखो डेफिनेशन तो आप काफी तरीकों से लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि जो मैंने यहां पर इतनी बड़ी डेफिनेशन लिखी है आप उतना ही बड़ा लिखो। ये डेफिनेशन मैंने इसलिए लिखी है ताकि आप इसके एक एक शब्द को समझो, और अब जब मैं आपको इसकी पूरी प्रोसेस बताऊंगी आपको ये सारे वर्ड्स आसानी से समझ में आ जाए। हमने क्या कहा है कि सबसे पहले आप देखो यहाँ पर किन किन शब्दों को जानते हो। आप जानते हो पुष्प को, आप बहुत अच्छे से जानते हो। पुष्प के नर भाग कौन सा भाग है? पुंकेसर को आप जानते हो कौन सा भाग है। पुंकेश्वर के भी पराग कोश को भी आप जानते हो। पराग कोश के अंदर आप लघु बीजाणु धानी को भी जानते हो। ठीक है, यहां तक आपने पूरा पढ़ लिया है कि लघु बीजाणु धानी कहां पर स्थित है। अब आगे बात करते हैं कि ये बोल रहा है कि लघु बीजाणु धानी के अंदर भी क्या होता है, एक ऊतक प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ऊतक से बना पूरा कोशिकाओं का समूह प्रेजेंट होता है जिन्हें हम बीजाणु जन ऊतक कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक, इस कोशिका, इस बीजाणु, देखो ऊतक किससे मिलकर बना होता है? बहुत सारी कोशिकाओं के समूह से बना होता है। तो उन्हीं में से एक कोशिका होगी जो कि क्या होंगी? पराग मात्र कोशिका होती है। और ये पराग मात्र कोशिका में जैसे ही क्या हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन होगा, तब जाकर के आपके 4 लघु बीजाणु का निर्माण होगा। और मैंने शुरू में क्या कहा, अगर लघु बीजाणु जनन लिखा है तो इसका मतलब 4 लघु बीजाणु के निर्माण की क्रिया जो हो रही है उसी को हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। कुछ समझ में आया? अब इस शब्द को, ये सारे के सारे, ये जितनी भी बातें कही गई है ये तभी आप समझोगे जब आप पूरे प्रोसेस को देखोगे। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब ये डेफिनेशन में हम बाद में आते हैं, पहले हम यहाँ पर स्टेप वाइज इस पूरी प्रोसेस को पढ़ते हैं कि आखिर लघु बीजाणु का निर्माण किस तरीके से होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। चलिए अब हम धीरे धीरे करके प्रोसेस पढ़ते हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि हमने देखा ये पुष्प का परागकोश भाग था, नर जननांग भाग था, और इसका कौन सा भाग है? ये परागकोश भाग था। परागकोश भाग में इसको काटा आपने और इसमें आपने देखा कि यहाँ इस तरीके से क्या है, लघु बीजाणु धानी उपस्थित है। क्लियर, लघु बीजाणु धानी स्थित है। अब यहाँ पर हमारे पास तो 4 लघु बीजाणु धानी स्थित है। हमें लघु बीजाणु जनन की क्रिया को समझने के लिए इसमें से एक लघु बीजाणु के अंदर की क्रिया को देखना है कि आखिर इसके अंदर लघु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है। तो मैं 4 में से केवल क्या लूंगी, एक भाग को काट करके लूंगी और इसमें ही आपको समझाऊंगी कि इसमें कैसे लघु बीजाणु का निर्माण होता है। क्लियर इतनी बात? समझ गए? अब ध्यान से लो, हम यहाँ पर इसको काट करके देखते हैं। ये आपकी क्या है, एक लघु बीजाणु धानी है। ठीक है, बाकी 3 को हमने छोड़ दिया, अभी हम एक को देखते हैं। जब आप इस लघु बीजाणु की संरचना को देखोगे शुरुआती तौर पर, तो आपको दिखेगा कि इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं प्रेजेंट है, बहुत सारी कोशिकाएं इस तरीके से गुच्छा बना करके समूह में स्थित है। आप सभी को पता है कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये जो कोशिकाओं का इस तरीके का समूह होता है इसे हम कहते हैं बीजाणु जन ऊतक। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इनको? बीजाणु जन ऊतक। बीजाणु
जन ऊतक। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये आ गया आपको समझ में कि आखिर वो बीजाणु जन ऊतक कौन सी संरचना थी। लघु बीजाणुधानी के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं, उनमें उन कोशिकाओं के समूह को हमने बीजाणु जनन ऊतक कहा है। क्लियर। अब इस बीजाणु जनन ऊतक में ही यहां पर कोई एक कोशिका होगी। ठीक है, इसमें ही एक कोशिका होगी। उस कोशिका का नाम क्या होगा? इस कोशिका को हम कहते हैं अधोस्तरीय कोशिका। अधोस्तरीय कोशिका। ठीक है, यानी कि हाइपोडर्मल सेल। ठीक है, ये क्या है? अधोस्तरीय कोशिका। बीजाणु जनन इतनी सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, उनमें से ही एक कोशिका थी, उसे हमने क्या कहा? अधोस्तरीय कोशिका थी। ठीक है, अब ये अधोस्तरीय कोशिका क्या करेगी? इसको लघु बीजाणु बनाना है, तो उससे पहले ये अपने आकार को बड़ा करती है। ठीक है, अपने आकार को बढ़ाएगी, आकार बढ़ाती है। ठीक है, अपने आकार को बढ़ाती है। अब जब इसने अपने आकार को बढ़ा दिया है तो इसका नाम भी बदल गया है। अब यहां पर ये कौन सी कोशिका कहलाएगी? परपशु कोशिका। ठीक है, परपशु कोशिका कहलाती है। ठीक है, अब एक और बात आप सभी को ध्यान रखना है। आपको पता है कि जो परागकोश भाग है ये कैसी संरचना है? द्विगुणित संरचना है। इसके अंदर जो लघु बीजाणु है वो भी क्या है? द्विगुणित संरचना है। बीजाणु जनन ऊतक की जितनी भी कोशिकाएं हैं वो भी द्विगुणित है। यहाँ पर अभी तक आपने जो अधोस्तरीय कोशिका पढ़ी ये भी द्विगुणित है, और यहाँ पर इसने सिर्फ अपने आकार को बनाया, बड़ा करा, ये भी क्या है? एक द्विगुणित संरचना है। क्लियर इतनी बात? अब जो ये परपशु कोशिका है इसने अपने आकार को बड़ा कर दिया। अब यहां पर इसमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, यहां पर क्या होगा? इसमें समसूत्री विभाजन करेगी, और समसूत्री विभाजन में आप सभी को पता है कि जो कोशिका है वो दो भागों में विभाजित हो जाएगी। दो भागों में विभाजित होगी, लेकिन उनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो कैसी होगी? द्विगुणित ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है? समसूत्री विभाजन हुआ है, गुणसूत्रों की संख्या समान ही रहेगी। अब दो कोशिकाएं जो बनती है उनमें उनका नाम क्या होता है? देखो, पहली जो कोशिका है इसे हम कहते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका। ठीक है, ये कौन सी कोशिका है? प्राथमिक भित्तीय कोशिका है। ठीक है, और दूसरी जो कोशिका होती है इसे कहते हैं प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका। प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका। ठीक है, और ये कैसी है? द्विगुणित संरचना इनकी। ठीक है, कैसी है? द्विगुणित संरचना। इतनी प्रोसेस समझ में आई सभी को? देखिए, मैंने क्या बताया अभी तक? लघु बीजाणुधानी थी, हमने एक लघु बीजाणु का अध्ययन करा तो हमने देखा कि इसके अंदर क्या है? बड़े ही कोशिकाओं का समूह है जिसका नाम क्या है? बीजाणु जनन ऊतक है। इस बीजाणु जनन की एक कोशिका है, उसका नाम है अधोस्तरीय कोशिका। अधोस्तरीय कोशिका अपने आकार को बड़ा कर देती है, तो ये अब क्या कहलाएगी? परपशु कोशिका कहलाती है। ये परपशु कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन के पश्चात दो कोशिकाओं का निर्माण होगा, लेकिन गुणसूत्र क्या रहेंगे? समान रहेंगे। ये दो कोशिकाओं में एक कोशिका होती है प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और दूसरी कोशिका होती है प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका। इतनी बात क्लियर है? अब यहां पर कॉन्सेप्ट आया था कि परागकोश की संरचना में हमने देखा था परतें भी थी, है ना? परतें भी थी। तो लघु बीजाणुधानी के जो चारों तरफ परतों का निर्माण होता है वो किससे होगा? प्राथमिक भित्तीय कोशिका से होता है। ये वो कोशिका होगी जो कि क्या करेगी? ये आगे चल करके क्या करेगी? परतों का निर्माण करेगी। क्या करेगी? परतों का निर्माण करती है। कौन सी? जो अभी हमने बाह्य परत पढ़ी, अंतःस्थितियम पढ़ा, मध्य परत पढ़ी, टैपेटम पढ़ा, उनका निर्माण कौन कर रहा है? प्राथमिक भित्तीय कोशिका कर रही है। क्लियर? उसके साथ ही अगर हम प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका की बात करेंगे, यही वो कोशिका होगी जो आगे चल करके आपकी परागमात्र कोशिका का और उसके बाद लघु बीजाणु का निर्माण करेगी। इतनी बात क्लियर है?
सभी को क्लियर? अब चलते हैं यहाँ पर इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, ठीक है? तो देखिए पहले हमने प्राथमिक भित्तीय कोशिका ने आगे चल करके कुछ परतों का निर्माण करा, तो उन परतों को मैं आगे आपको डायग्राम से दिखा देती हूँ कि कुछ इस तरीके से परतों का निर्माण हुआ, ठीक है? यहाँ पर प्राथमिक कोशिका थी, ये आगे उसकी परतें, ठीक है? मैं सिर्फ एक लघु बीजाणुधानी को दिखा रही हूँ, इसलिए मैं परतें भी आपको सिर्फ एक लघु बीजाणुधानी की ही दिखाऊंगी, ठीक है? ये क्या होगा? परतों का निर्माण होगा, ठीक है? सबसे बाहर की परत है, आप सभी को पता है ये कौन सी परत है? बाह्य परत है, ठीक है? ये परतों का निर्माण कर रहे हैं पहले हम, ठीक है? उसके बाद आपको पता है कि दूसरी परत कौन सी आ जाएगी? ये जो दूसरी परत आ जाएगी ये हो जाएगी अंतःस्थितियस, ठीक है? अंतःस्थितियस, ठीक है? उसके बाद तीसरी परत कौन सी आ जाएगी? तीसरी परत जब आप देखोगे तो तीसरी परत कौन सी आएगी? ये आएगी आपकी मध्य परत। कौन सी आ जाएगी? मध्य परत आ जाएगी, ठीक है? और फिर सबसे अंदर कौन सी परत थी? सभी को याद है? ये कौन सी परत है? ये आपकी टैपिटम। कौन सी परत आ गई? टैपिटम आ गई। तो आपने देखा कि लघु बीजाणु के चारों ओर जो परतों का निर्माण हुआ है वो किसने करा है? प्राथमिक भित्तीय कोशिका ने किया है। क्लियर हो गई है? ये समझ में आ गया परतों का निर्माण, ठीक है? अब आ जाओ कहां? पीछे आ जाओ। इसका काम हमने देख लिया, ठीक है? इसका परतों का काम हो गया है, परतें बन चुकी है। अब हम क्या देख रहे हैं? प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका को देखते हैं। तो जब आप प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका को देख रहे हो तो यहां पर क्या है? आपका प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका है। ये कौन सी कोशिका है? ये है आपकी प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका, ठीक है? अब देखिए प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका जो होगी इसमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन है। अभी ये भी कैसी है? ये भी सब द्विगुणित है, ठीक है? और ये जितनी भी परतें हैं ये सारी की सारी भी कैसी है? द्विगुणित परतें ही है। समझ गए? अब यहां पर प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका में क्या हो रहा है? समसूत्री विभाजन होता है। यहां पर कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन होगा, ठीक है? समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा, ठीक है? और समसूत्री विभाजन के पश्चात यहां पर क्या बनेगी? एक कोशिका का निर्माण होता है। यहां पर क्या बन रही है? एक कोशिका बन रही है। इस कोशिका को हम क्या कहते हैं? इस कोशिका का नाम होता है परागमात्र कोशिका। यही वो कोशिका है, देखो आ गई। अभी तक हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि परागमात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो ये रही वो परागमात्र कोशिका। अब इस परागमात्र कोशिका में कौन सा विभाजन होगा? इस परागमात्र कोशिका में यहां पर होता है अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है? यहां पर क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है? और अर्धसूत्री विभाजन होगा तो एक कोशिका से 4 कोशिका बनती है, और जो परागमात्र कोशिका द्विगुणित अभी तक कोशिका थी, द्विगुणित कोशिका है, अब वो किस में परिवर्तित हो गई है? अगुणित कोशिका में परिवर्तित हो गई है। समझ में आ गया? ठीक है? तो अब यहाँ पर जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा तो आपको यहाँ पर क्या नजर आएंगे? 4 लघु बीजाणु। यहाँ पर आपको 4 लघु बीजाणु की संरचना नजर आएगी। ये जो संरचना है ये क्या बन गई है? लघु बीजाणु की, ठीक है? किसकी संरचना? लघु बीजाणु की संरचना बन गई है, जो कि आप कैसी है? अगुणित संरचना है। समझ में आ गया? बताओ जरा किस तरीके से हमने देखा कि लघु बीजाणु, यहाँ पर आपको फाइनल मिल गया है लघु बीजाणु, और लघु बीजाणु जनन हम पढ़ रहे हैं, यानी कि लघु बीजाणु के निर्माण की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप सभी का? किस तरीके से बना ये सबको क्लियर? बताओ एक बार फिर से देखेंगे क्या क्या हमने प्रोसेस पढ़ी। लघु बीजाणुधानी उठाई हमने एक, उसमें देखा कि कई सारी कोशिकाओं का समूह है, उसे हमने बीजाणु जन ऊतक कहा। उनमें से ही एक कोशिका थी जिसे हमने अधोस्तरीय कोशिका कहा। अधोस्तरीय कोशिका अपनी संरचना का आकार बढ़ाती है, पर
पशु कोशिका कहलाएगी। पर पशु कोशिका में क्या हो रहा है, समसूत्री विभाजन होगा। दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका का और प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका का। प्राथमिक भित्तीय कोशिका आगे चल करके किसका निर्माण कर रही है, परतों का निर्माण करती है, बाह्य परत, अंतःस्थितियम, मध्य परत, टैपेटम का निर्माण कर रही है, ठीक है। जबकि जो प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका थी उसमें जैसे ही समसूत्री विभाजन होता है उसके पश्चात पराग मात्र कोशिका का निर्माण होता है, और पराग मात्र कोशिका में जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन होगा तो उसके पश्चात आपको 4 लघु बीजाणु मिलते हैं। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो संख्या बनेगी वो 4 लघु बीजाणु की ही बनती है। कॉन्सेप्ट क्लियर है इतनी बात? और यही हमने पढ़ा कि लघु बीजाणु के निर्माण की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। आगे चल करके ये लघु बीजाणु क्या करेगा, ये लघु बीजाणु, अब देखो इसके टैपेटम इसके पास ही तो है, यहाँ इस टैपेटम से क्या कर रहा है, भोजन लेगा, ठीक है। और आगे चल करके बाद में किस में परिवर्तित हो जाएगा, पराग कण में बदल जाता है। यानी कि अपरिपक्व अवस्था जो होगी वो लघु बीजाणु है, और एक परिपक्व अवस्था, खा पी करके मोटे ताजे हो जाते हैं ना, तो उसी तरीके से लघु बीजाणु भी क्या होगा, खूब खाएगा टैपेटम से और परिवर्तित हो जाएगा किस रूप में, पराग कण के रूप में, यानी कि पॉलिन ग्रेन के रूप में, ठीक है, पॉलिन ग्रेन के रूप में। अब ये जो परागकण होगा आगे चल करके ये क्या करेगा, नर युग्मक का निर्माण करेगा। अब यहाँ पर ये परागकण क्या करेगा, जब मादा शरीर पे जाएगा वहां पर टूट जाएगा वो नर युग्मक में, ठीक है। तो अभी इतना समझ में आ गया लघु बीजाणु तक, ठीक है, ठीक, बस ध्यान से सुनोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डेफिनेशन में आ जाते हैं। अभी तक जब मैंने डेफिनेशन लिखी थी तो आप लोगों ने अपने सर पकड़ा होगा कि मैम ने इतनी बड़ी डेफिनेशन क्यों लिखी। अब आपने जब यहाँ पर आपको पराग मात्र कोशिका पता चल गया, आपको बीजाणु जनन ऊतक कोशिका पता चल गया, तो आप खुद अपने शब्दों में उस डेफिनेशन को बना सकते हो, ठीक है। अब पढ़े एक बार उसी डेफिनेशन को फिर से, तो देखो कितना ज्यादा इजी हो गया है। अब आप यहाँ इस डेफिनेशन में जितने भी शब्द आ रखे हो उससे अपरिचित नहीं हो, सारे के सारे शब्द देखो। पुष्प के नर जननांग भाग में, यानी कि जो पंकेश्वर भाग है उसका पराग कोश में भी कहा, लघु बीजाणुधानी के बीजाणु जनन ऊतक कोशिकाओं का समूह की कौन सी कोशिका, पराग मात्र कोशिका लास्ट में आई थी, और उसमें क्या हुआ है, अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात हमारे 4 लघु बीजाणु का निर्माण की जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहेंगे, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। समझ में आ गई डेफिनेशन, आप सभी को क्लियर हो गया, ठीक। अब ये बात तो क्लियर है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है और आपके एग्जाम में काफी बार ये 2 नंबर में भी पूछा जाता है, ठीक है। अगर हम एक पराग कोश की बात कर रहे हैं, एक पराग कोश में टोटल कितने लघु बीजाणु का निर्माण होता है, क्या आप अब तक आपने जो पढ़ा उसके अंदाजे से बता सकते हो कि आप अगर एक पराग कोश की बात करते हो तो उसमें टोटल कितने लघु बीजाणु का निर्माण होता है। देखिए शुरू में ही मैंने आपको बताया कि मैंने केवल एक ही क्या लिया है, ये लघु बीजाणुधानी दिखी थी, है ना, और आपने देखा कि इस लघु बीजाणुधानी से आगे चल करके 4 क्या हुए हैं, लघु बीजाणु का निर्माण हुआ ना। अब अगर हम पूरे सब में ही ये क्रिया अगर देखेंगे तो इसका मतलब 4 यहाँ पर हो गए, इस वाली में 4 यहाँ पर हो गए 8, 4 यहाँ पर हो गए 12 और 4 यहाँ पर हो गए 16, यानी कि एक पराग कोश की संरचना में टोटल 16 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर इस तरीके से कभी भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे कि एक पूरे पराग कोश की संरचना में कितने लघु बीजाणु का निर्माण होता है, तो 16 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। समझ गए क्यों वो 16 हुए? क्योंकि हमने एक शुरू में एक को लेकर के चले तो उसे 1 से 4 लघु बीजाणु बन रहे थे, तो इसी तरीके से क्या कर लो, गुणा कर दो आप, तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। 4 चक्कू 16। क्लियर? ठीक, सभी को क्लियर है। चलिए अब यहां तक समझ गए। ये पूरी जो हमने क्रिया पढ़ी है इसे हम कहते हैं लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु के निर्माण की क्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है, ठीक है। अब हमने बात करी है कि ये जो लघु बीजाणु हमारा बन गया है, ठीक है, ये क्या होता है, एक अपरिपक्व अवस्था में होता है, ये पूरा परिपक्व नहीं हुआ है, ठीक है। ये कैसा है, अपरिपक्व अवस्था में, कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। ये इसमें अपना केंद्रक, अपना साइटोप्लाज्म, ये सब प्रेजेंट है। तो ये क्या है, 4
ये दिख रहा है आपको, ये एक संरचना, ये दो, ये इस तरीके से आपस में अभी क्या है, चिपके हुए हैं। क्या बने, ये लघु बीजाणु आपके बने हुए हैं, ठीक है। अब ये आपस में मुक्त नहीं है, धीरे धीरे करके ये टैपिटम से पोषण लेते हैं और फिर क्या होंगे, परिपक्व होते हैं। जब ये परिपक्व होंगे पोषण लेने के पश्चात, तो ये कैसे हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। ये जो स्वतंत्र संरचना है ये क्या कहलाएगी, परागकण कहलाती है, ठीक है। यानी कि लघु बीजाणु कहां से भोजन लेगा, जैसे इसने टैपिटम से भोजन लिया, टैपिटम से, और उसके पश्चात ये कैसी है, ये है हमारी अपरिपक्व संरचना, ठीक है। ये अपरिपक्व संरचना है और ये क्या है, परागकण जो होता है वो क्या होगी, परिपक्व संरचना, ठीक है। ये क्या है, एकदम परिपक्व संरचना है। क्लियर हो गया, इतनी बात क्लियर है सभी को। अब हम देखते हैं, आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि परागकण की संरचना बनाइए, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पर फिर से वापस से आपके 4 परागकण बन गए हैं, ठीक है। तो हम अब एक परागकण की संरचना को देखते हैं। मैंने ये वाला परागकण चूज करा है, तो हम इस परागकण की संरचना को देखेंगे कि आखिर ये परागकण की संरचना किस तरीके की होती है। जो परागकण की संरचना होगी, जो लघु बीजाणु होगा, जब वो परिपक्व होता है तो वो क्या करेगा, 2 कोशिकाओं का निर्माण करता है। एक कोशिका आकार में बड़ी होती है और दूसरी कोशिका आकार में छोटी होती है, ठीक है। जैसे लघु बीजाणु परिपक्व हो रहा है, फटाफट टैपिटम से उसने भोजन को इकट्ठा करा और उसके पश्चात उसने 2 कोशिकाओं का निर्माण करा, ठीक है। एक कोशिका कैसी होगी, आकार में बड़ी होती है, ठीक है, और दूसरी कोशिका क्या होगी, आकार में छोटी होगी। तो वो आपको इसी के साइटोप्लाज्म में तैरती हुई नजर आ रही है। ये इस तरीके से हम देख लेते हैं, ठीक है। ये जो कोशिका है, जो आकार में बड़ी कोशिका होती है, उसे हम क्या कहेंगे, कायिक कोशिका कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, कायिक कोशिका कहते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव सेल हम इसको कहेंगे, क्लियर। और ये जो छोटी कोशिका है, ये जो छोटी कोशिका है, इसे हम क्या कहेंगे, जनन कोशिका, जनरेटिव सेल हम इसको कहते हैं, ठीक है। ये कौन सी कोशिका, 2 कोशिका कैसे बनाई लघु बीजाणु ने, एक बड़ी कोशिका आपको दिख रही है और मध्य में एक छोटी कोशिका दिख रही है। जो बड़ी कोशिका है ये क्या करेगी, खाद्य पदार्थों को स्टोर करके रखती है, ठीक है। फिर तभी कहते हैं हम कि पराग कण जो होते हैं वो पोषक से भरपूर होते हैं। तो इसकी जो कायिक कोशिका है, इसी का काम होता है पोषण को स्टोर करने का, ठीक है। तो कायिक कोशिका इसलिए भी बड़ी है। जनन कोशिका, आप आगे देखोगे कि ये जनन कोशिका का काम क्या होगा, ये आगे चल करके नर युग्मक का निर्माण करेगा। क्लियर हो गया। तो अभी आपने क्या देखा, जो परागकण है हमारा लघु बीजाणु है, उसमें क्या है, आपकी 2 संरचना है, 2 कोशिका है, कायिक कोशिका और दूसरी आपकी जनन कोशिका। क्लियर। अब इसकी संरचना हम देखते हैं। जो आपका परागकण होता है उसके बाहर 2 परतें प्रेजेंट होती है, ठीक है। हम उनको चोल कहते हैं। देखिए, सबसे अंदर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इसके अंदर जो परत होती है, ये इस तरीके से मैं आपको बता रही हूं, ठीक। ये जो परत है, इस परत को हम क्या कहते हैं, अंतःचोल कहते हैं। अंतःचोल कहेंगे क्योंकि अंदर स्थित है, ठीक है, इन टाइम अंतःचोल कहते हैं। क्लियर। और इसके बाहर जो परत होती है उसको आपको पता है कि हम क्या कहेंगे, बाह्य चोल कहते हैं, जो कि इस तरीके से किसी स्थान पर प्रेजेंट है और किसी स्थान पर प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो संरचना है इसे हम क्या कहेंगे, बाह्य चोल कहते हैं, बाह्य चोल, एग्जाइम। इतनी बात क्लियर है। परागकण 2 चोल से मिलकर बना होता है, अंतःचोल और बाह्य चोल। कॉन्सेप्ट क्लियर, इतनी बात। बाह्य चोल जो होता है उसके मध्य में भी आप देख रहे हो कि कहीं कहीं उपस्थित है और कहीं कहीं पर वो अनुपस्थित है। जहां पर ये अनुपस्थित होता है उस स्थान को हम क्या कहेंगे, ये देख रहे हो आप, ये जो स्थान है यहाँ पर क्या है, बाह्य चोल अनुपस्थित है, यहाँ पर अनुपस्थित है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ जो क्षेत्र होंगे, यहाँ पर आपका बाह्य चोल अनुपस्थित होता है। तो ये जो क्षेत्र होते हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, जनन छिद्र कहते हैं, ठीक है, जनन छिद्र कहते हैं, यानी कि जर्मपोर कहते हैं, जर्मपोर कहते हैं। तो बाद में जब मैं कह रही हूं ना कि जनन कोशिका आगे चल करके नर युग्मक का निर्माण करेगी, तो इस जनन कोशिका जो होगी वो इसी के माध्यम से, इस छिद्र के माध्यम से ही बाहर आएगी। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि आखिर ये जो चोल होते हैं ये किसके बने होंगे, ठीक है। परागकण हम कहते हैं कि वो एक तरीके से जीवाश्म के रूप में रह सकते हैं। क्यों रह सकते हैं, क्योंकि उनका जो बाह्य चोल बना होता है, अगर बात करेंगे बाह्य चोल की, तो ये याद रखना, जो बाह्य चोल बना होगा परागकण का,
ठीक है, वो किसका बना होता है? स्पोरोपोलिन का बना होता है, स्पोरोपोलिन का बना होता है। ठीक है, और स्पोरोपोलिन का कोई भी जैविक अपघटन नहीं होता है। ठीक है, आसानी से खत्म नहीं होता ये। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि जो परागकण है जीवाश्म के रूप में रह सकते हैं। क्लियर? उसके बाद अगर बात करेंगे इसके अंतःचोल की, इसके अगर हम अंतःचोल की बात करते हैं तो इसका जो अंतःचोल बना होता है वो किसका बना होता है? सेलुलोज पेक्टोस का। ठीक है, किसका बना होगा? पेक्टोसेलुलोज का। ये सेलुलोज पेक्टोस का लिखो। ठीक है, पेक्टो सेलुलोज का। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी क्या होगी? एक परागकण की संरचना बनी होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप सभी को? अगर आपसे पूछा जाए कि परागकण की संरचना आपको बतानी है तो आप सभी को पता है जो परागकण होता है वो दो परतों से मिलकर बना होता है जिन्हें हम चोल कहते हैं। बाह्य चोल जो कि स्पोरोपोलिन का बना होता है और अंतःचोल जो कि पेक्टोसेलुलोज का बना होगा। ठीक है, बाह्य चोल कहीं कहीं पर अनुपस्थित होता है तो उन छिद्रों को हम क्या कहेंगे? जनन छिद्र कहते हैं। ठीक है, इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि जो परागकण है उसमें दो कोशिकाएं हैं, कायिक कोशिका और जनन कोशिका। कायिक कोशिका भोजन के संग्रहण कर रही है, एक तरीके से पोषक पदार्थों के संग्रहण का कार्य करती है, जबकि जनन कोशिका आगे जब यहाँ पर परागण की क्रिया होगी वहां पर ये क्या काम करेगी? नर युग्मक के निर्माण का काम करती है। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई है? बताओ फटाफट। क्लियर? समझ गए कि परागकण की संरचना कैसी होती है? बस आपने ये ध्यान से रखना है कि यहाँ पर क्या किससे बना होता है, यानी कि अगर बाह्य चोल की बात करें क्वेश्चन 1 नंबर में यही आता है कि जो परागकण है इसका बाह्य चोल किसका बना होगा। ठीक है, तो स्पोरोपोलिन का। अंतःचोल की बात करेंगे तो ये पेक्टोसेलुलोज का बना होगा। क्लियर? सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए तो देखिए हमने आज की क्लास में पढ़ा है क्या क्या? हमने पढ़ा है लघु बीजाणु जनन की क्रिया, लघु बीजाणु जनन की क्रिया। ठीक है, और साथ ही साथ लघु बीजाणु जब परिपक्व होगा तो उसमें हमने परागकण की संरचना को पढ़ा, परागकण की संरचना को पढ़ा। ठीक है, तो ये आज के हमने अपने 2 टॉपिक क्लियर करे हैं। जिस भी बच्चे ने वीडियो बीच से देखी है तो आप सभी एक बार शुरू से वीडियो देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आपको अच्छे से उनको तैयार भी करने हैं।